यूज योर PPE यानी पर्सनल सेफ्टी इक्विपमेंट्स। आपके पर्सनल सेफ्टी इक्विपमेंट में जो इस वक्त आपने लैब कोट पहने हुए हैं वो, और एक एवरेज स्टूडेंट के लिए ग्लव्स भी होते हैं, गॉगल्स भी होते हैं जो आपके आंख, कान, नाक यानी सारी सेंसेस को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अगर आपके लैब कोट इसलिए पहना जाता है कि अगर कोई एसिड या कोई मटेरियल आपके इस पे गिर जाए तो डायरेक्ट स्किन पे ना हो। आपके पास अगर इस पे गिर गया है तो आप इसको फौरन से उतार लें और आप किसी भी उसके इफेक्ट से बच जाएं। नंबर 2 इंस्ट्रूमेंट, जैसे आज आपने माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करनी है, स्लाइड इस्तेमाल करनी है, कवर स्लिप इस्तेमाल करना है, फोर्स स्लिप इस्तेमाल करना है, तो तमाम आपने बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है। कोई चीज़ आपने उसको इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, लेंस खराब नहीं होना चाहिए, आपको व्यू बहुत अच्छा आ रहा हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, आपके पास हाइजीन होना चाहिए। हाइजीन का क्या मतलब होता है कि आपने एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले अपने हाथ वॉश करने हैं, ताकि जब आप कोई नई चीज़ बना रहे हैं, स्लाइड्स बना रहे हैं, उसमें कोई चीज़ शामिल ना हो आपकी तरफ से। उसके बाद आपने जब एक्सपेरिमेंट सारा कर चुके हो तो उसके बाद आपने दोबारा से हाथ धोने हैं, ताकि जब आप लैब से बाहर निकलें और कोई चीज़ ईटेबल खा रहे हैं तो एटलीस्ट वो आपके खाने में शामिल ना हो। पॉइंट नंबर 4, क्लीनिनेस होनी चाहिए। लैब में गंद नहीं मचाना। आपने कोई पेपर इस्तेमाल किया, टीयरिंग की है, प्लास्टिक निकली है, उसको वहीं पे रैप करें और डस्टबिन में जाके डंप कर दें, ताकि आपकी लैब साफ सुथरी रहे, उसमें किसी किस्म की कंटेमिनेशन ना आए, बैक्टीरिया एक्स्ट्रा ना आए, जो चीज़ें हमें रिक्वायर नहीं है वो दोबारा से वहाँ ना आए। माइक्रोस्कोप्स, ऊपर जो होता है ये आईपीस होता है जहाँ से आपने ऑब्जर्वेशन करनी होती है। ये आपकी बॉडी होती है, इस बॉडी के नीचे लेंस लगे हुए होते हैं तीनों, और आपने इसको यहाँ से ऑब्जर्व करना होता है। नीचे जो ये रोटेटिंग नजर आ रहा है ये आपका स्टेज होता है, यहाँ पे आप स्लाइड रखते हैं और स्लाइड के साथ में स्लाइड ना हिले वहाँ पे 2 क्लिप्स लगे हुए होते हैं। क्लिप्स के नीचे ये आपकी बेस होती है जो पूरी माइक्रोस्कोप को सपोर्ट कर रही होती है ताकि वो सीधी खड़ी रहे, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी, हर किसी की नज़र अपने लिहाज से डिफरेंट होती है, कुछों की वीक होती है, कुछों की बिल्कुल ठीक होती है, कुछों की दूर वाली वीक है, कुछों की करीब वाली वीक है। तो आप क्या करते हैं, इससे कोर्स एडजस्टमेंट जो नॉब होती है, बल्ब वाला सर्कुलर जो होता है, उसको आप रोटेट करते हैं तो आपकी ये जो बॉडी है ये अप एंड डाउन मूव करती है, ठीक है। इस अप एंड डाउन की मूवमेंट की वजह से आप अपनी आंख के लिहाज से उसको एडजस्ट करते हैं। अगर फिर भी एडजस्ट ना हो, आपके आंख के लिहाज से माइक्रोस्कोप एडजस्ट नहीं हो रही, स्लाइड आपकी क्लियर नहीं नजर आ रही, तो आप फिर फाइन एडजस्टमेंट हिलाते हैं। छोटा वाला नॉब जो उसके बिल्कुल नीचे लगा होता है उसको हिलाते हैं। अब इसके हिलाने से आपकी बॉडी मूव नहीं करती, कोई लेंस भी मूव नहीं करता। बॉडी के अंदर जो ये सिस्टम लगा होता है ना, यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्शन के जो लेंसेज लगे हुए होते हैं, ये बिल्कुल 0.05 के लिहाज से मूव कर रहे होते हैं, ताकि आपकी आंख के लिहाज से स्लाइड बहुत क्लियर हो सके। बॉडी, आईपीस, ऑब्जेक्टिव लेंस, स्टेज एंड देन क्लिप्स। ये आपका ये जो नजर आ रहा है ना सर्कुलर, ये आपका आर्म होता है, इसके से आप अपने माइक्रोस्कोप को मूव कर रहे होते हैं। देन आपके पास आता है नीचे रिफ्लेक्टिंग मिरर। ये मिरर आपकी लाइट को डायरेक्ट कर रहा होता है आपके ऑब्जेक्टिव लेंस की तरफ, ठीक है। आपकी जब लाइट नहीं होगी तो ये काम नहीं करेगा और आपकी स्लाइड में नजर नहीं आएगी, तो आपकी लाइट की रिफ्लेक्शन ये मिरर काम कर रहा होता है। उसके नीचे ये जो 2 आर्म्स नजर आ रही है, इसका बेस है, पूरी माइक्रोस्कोप को सपोर्ट करने के लिए बेस लगी हुई होती है। एक्सपेरिमेंट नंबर 4.2 का पार्ट 1 जो मैं आपको करवा रही थी अभी मार्क, उसमें हमने देखना ये है कि आपका फ्रॉग ब्लड सेल ह्यूमन ब्लड सेल से किस तरह मुख्तलिफ है। आपने अपने मैमल सेल को बाकी तमाम ऑर्गेनिज्म के सेल से कंपैरिजन करना है। यहाँ पे आपके पास ये फ्रॉग सेल है और ये आपके पास ह्यूमन सेल है। आपका जो ह्यूमन सेल होता है वो ज्यादातर स्फेरिकल होता है, गोल होता है, लेकिन जो फ्रॉग सेल होता है वो इलिप्टिकल होता है, जैसे वही शेप जो आपके यूनिवर्स की है, जो सोलर सिस्टम की है। यहाँ पे इसके 2 एंड जो होते हैं वो ज्यादा बोल्ड होते हैं, यहाँ पे पूरा स्फेरिकल होता है। उसके बाद बीच में ये जो डॉट नजर आ रहा है ये क्या होगा, ये न्यूक्लियस होगा, और इसके बीच में यहाँ कोई न्यूक्लियस नजर आ रहा है? सिर्फ आपको एक वैक्यूल नजर आ रहा है, लेकिन न्यूक्लियस नजर नहीं आ रहा। फ्रॉग के ब्लड सेल जो होते हैं वो स्लाइटली बिगर होते हैं ह्यूमन सेल से, ठीक है। तो हमने क्या चीजें नोटिस की कि आपके मैमल्स का अलावा जितने ब्लड सेल्स होते हैं, चाहे वो फ्रॉग है, चाहे वो बर्ड है, या आपका कोई फिश का सेल है, उसमें आपके न्यूक्लियस मौजूद होगा। आरबीसीज में, रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस मौजूद होगा, साइडली वो बिगर होंगे और साथ में एलिप्टिकल होगा, ठीक है। 3 चीजें आपने माइक्रोस्कोप में नोटिस कर सकते हैं, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, और वो आपने यहाँ देखी। ये एनिमल सेल था, अब आपने करना है प्लांट सेल। तो बेटा हमने सेल ऑब्जर्व करना है अनियन एपिडर्मिस, क्योंकि वो एक उसका काम फोटोसिंथेसिस का नहीं है, तो उसमें आपके पास किसी किस्म का फोटोसिंथेसिस या क्लोरोप्लास्ट नजर नहीं आएगा। आपको स्लाइड में 3 चीजें नजर आएंगी,
नंबर ऑफ वैक्यूल्स, बहुत सारे वैक्यूल नजर आएंगे, आपके पास सेल वॉल नजर आएगी, ठीक है, और आपको एक न्यूक्लियस नजर आएगा। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपको यही चीजें नजर आ सकती हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ज्यादा आपने डिटेल में देखना हो तो फिर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। आपके पास अनियन होना चाहिए, स्लाइड्स होनी चाहिए, कवर स्लिप होना चाहिए, फोर्सिप होना चाहिए, सैफरन होना चाहिए, माइक्रोस्कोप होना चाहिए। फोर्सिप क्या होती है? वो डायसेक्शन बॉक्स में ये रहा बेटा जी, ये फोर्सिप है, चुटकी, ठीक है, जिससे आपने चीजें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे होते हैं। इस फोर्सिप के एंड पे यहाँ पे दो नीडल डाइक या बहुत पॉइंटेड शेप के एजेस बने हुए होते हैं जो आपकी ग्रिप में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने एक अनियन को बीच में से फोर्सिप पे काटने हैं, 4 टुकड़े करने हैं और टुकड़ों में से एक लेयर अलग कर लेनी है। जब एक लेयर अलग कर लोगे तो उसको आपने फोर्सिप की मदद से, उसके अंदर बहुत बारीक सी मेम्ब्रेन निकलती है ना, जब प्याज काट भी रहते हैं घर पे हम, निकलती है कि नहीं, तो वो आपने ट्रांसफर कर लेनी है अपनी स्लाइड पे। उसके ऊपर होना चाहिए आपका डाई या वाटर, ठीक है, और आपने वाटर डालने के बाद उसको ट्रांसफर कर लेना है अपने डाई में। डाई को आपने देना है टाइम एटलीस्ट 1 मिनट का, तो वो आपका सेल्स कलर कर दे, ठीक है। जब सेल्स कलर हो जाएंगे, आपने 1 मिनट दे दिया, उसके बाद आपने मेम्ब्रेन को दोबारा से स्लाइड पे रखा, उस पर कवर स्लिप 45 एंगल से रखना है कि उसमें कोई किस्म का एयर बबल ना आए। जब कवर स्लिप रखोगे तो बहुत ध्यान से रखना कि उसमें किसी किस्म का कोई एयर बबल ना आए, क्योंकि अगर एयर बबल आएगा तो माइक्रोस्कोप में सिर्फ एयर बबल नजर आएगा, सेल नजर नहीं आएगा, ठीक है। 45 एंगल पे आपने रखना है ताकि वो बहुत अच्छे से टिल्ट हो जाए, और उसके बाद आपने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे जाके एडजस्ट करके देख लेना है। वो आप 10x पे भी देख सकते हैं, वो 45 पे भी देख सकते हैं, वो आप 100 पे भी देख सकते हैं। जैसे जैसे मैग्निफिकेशन पावर बढ़ाते जाओगे वो इमेज ज्यादा क्लियर होती जाएगी। ये जो व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा है ना, ये आपका वैक्यूल होगा। ये जो बीच में लाइन नजर आ रही है, रेड लाइंस, ये क्या होंगी? सेल वॉल। और जो बीच में ये डॉट नजर आ रहे हैं ना, ये वाले, ये आपके न्यूक्लियस होगा, डार्क कलर में होता है, ठीक है। न्यूक्लियस आपका बाकी तमाम सेल के कलर से डार्क कलर में होता है, वैक्यूल कलरलेस होता है, और सेल मेम्ब्रेन के जो साथ में जो सेल वॉल लगी हुई होती है उस पर ज्यादा डाई चढ़ जाता है, तो इसलिए वो ज्यादा क्लियर नजर आ रही होती है। अब आ जाए ह्यूमन चीक सेल पे। ह्यूमन चीक सेल क्या मतलब, चीक क्या होता है? ह्यूमंस, आपने और बाहर से तो निकाल नहीं सकते सेल, तो हम क्या करेंगे, अंदर वाली सेल निकाल के लेयर निकालेंगे। उसके लिए आपको टूथपिक चाहिए, ठीक है। टूथपिक के साथ आपको स्लाइड चाहिए होगी, कवर स्लिप चाहिए होगा, फोर्सेप चाहिए होगा, मैथिलिन, कोई भी डाई इस्तेमाल कर लें, और डाई के बाद माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करें। डाई बेटा 3 तरह के होते हैं, सैफरन, क्रिस्टल वायलेट एंड मेथिलिन ब्लू। तीनों का काम यही होता है कि वो आपके सेल्स को कलर कर दे, ठीक है। अब आपने जस्ट टूथपिक को अंदर की तरफ बहुत अच्छे से रब किया, और उसके बाद उसी टूथपिक को आपने स्लाइड के ऊपर पेस्ट कर देना, दोबारा से रब करना। इससे क्या होगा, जो सेल आपके टूथपिक्स पे लगे हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे स्लाइड के ऊपर। देन आपने डाई ऐड करें, तीनों में से कोई सी भी डाई ऐड कर लें, और उसके बाद उसको टाइम देना है 1-2 सेकंड का या 1 मिनट का, कि अच्छे से कलर हो जाए। और फिर आपने उसके ऊपर कवर स्लिप रखनी है। अब आपने पानी ऐड करना है एक्सेस डाई खत्म करने के लिए। ज्यादा गिर जाए अगर डाई, या ज्यादा जरूरत से ज्यादा हो जाए, तो आपसे पानी डालें ताकि वो फैल जाए, और टिश्यू या ब्लॉटिंग पेपर की मदद से आप उसको क्लियर कर लें, जैसे वो कर रही है। आपने क्या किया, एक्सेस डाई आपने सोक कर ली, वो ऑब्जर्व हो जाएगी, स्लाइड आपकी क्लीन हो जाएगी, और उसके बाद आपने उसको ह्यूमन चीक सेल को ऑब्जर्व कर लिया। ये आपकी स्लाइड कुछ इस तरह की दिखेगी, और इसके दरमियान में ये जो लाइट डाई है ना, ये आपका साइटोप्लाज्म, बीच में जो डार्क है वो आपका न्यूक्लियस, और जो बाउंड्री होगी वो आपका सेल मेम्ब्रेन। आपने क्या डिफरेंस नोट करना है प्लांट और एनिमल सेल में, कि आपको सेल मेम्ब्रेन के साथ सेल वॉल नजर आती है, कि आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है, ठीक है, वैक्यूल्स नजर आ रहे हैं। ये तीनों चीजें आपने नोट करके देखनी है, कि कंपेयर करनी है, और उसके बाद आपने अपनी कंक्लूजन निकालनी है, जो आपने प्रैक्टिकल नोटबुक में खुद से लिखनी है। 9.3 पेज नंबर 101, पेज नंबर 101। अब हमने इसमें करना क्या है कि आपने स्टोमेटा ऑब्जर्व। आइजा, व्हाट इज स्टोमेटा बेटा? Stomata are the openings in leaf epidermis through which the air comes in and out, and there is the evaporation of water. बिल्कुल ठीक है। सेलुलर रिस्पिरेशन होती है जिससे एयर अंदर जाती है और वाटर उसके अंदर जाके इवेपोरेट्स होते हैं। बिल्कुल ठीक है। बैठो जरा। आपके सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, और उसको गुजरने के लिए कोई ना कोई रास्ता चाहिए। तो आपके लीफ की लोअर एपिडर्मिस से नीचे वाली साइड पर स्टोमेटा मौजूद होते हैं। ऊपर भी होते हैं, नीचे भी होते हैं। उनकी ज्यादा अमाउंट नीचे वाली साइड पे होती है बजाय ऊपर वाली साइड पे होने की, ठीक है। वहाँ पे जब हवा अंदर जाती है तो उसके अंदर से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है आपके एटीपी प्रोडक्शन के लिए, ग्लूकोज बनने के लिए, ठीक है। और आपका जो ऑक्सीजन है वो आपके एटीपी के लिए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो
ग्लूकोज के लिए। प्लांट ने अपनी एनर्जी बनानी है, खाना बनाना है, तो वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड से होगा। प्लांट ने एनर्जी बनानी है तो वो आपका ऑक्सीजन से होगा। ये आप चैप्टर नंबर 7-9 में पढ़ चुके हैं। क्लियर है यहाँ तक? इसके अलावा बेटा वाटर एवेपोरेशन भी आपकी स्टोमेटा से होती है। जब आपका पौधे के पास पानी ज्यादा हो जाए तो उसने नीचे से पानी खींचना होता है, जड़ों से पानी खींचना होता है, तो उसको कहते हैं हम ट्रांसपायरेशन पुल। ट्रांसपायरेशन पुल डेवलप होता है जब आपका पानी नीचे से गुजर के आपके स्टोमेटा से बाहर निकल जाए, एवेपोरेट हो जाए। इससे जैसे मोटर होती है ना, नीचे पानी खींच रही होती है, ऊपर टंकी में भर रही होती है। रूट्स भी क्या कर रही होती है, जमीन से पानी खींच के आपके टंकी यानी लीफ तक जा रहा होता है, वहां से फिर वो एवेपोरेट हो जाता है, इस्तेमाल हो जाता है। तो इस तरह वो पानी पूरे इस बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है ट्रांसपिरेशन पुल के जरिए। और इसके लिए आपको स्टोमेटा की रिक्वायरमेंट होती है। लीफ है ना, इसकी ऊपर वाली साइड जो होती है, यहाँ पे होती है वैक्स। वैक्स क्या करती है, ट्रांसपायरेशन होने से रोक रही होती है, वाटर एवेपोरेट होने से रोक रही होती है। तो यहाँ पे स्टोमेटा की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टोमेटा कम होते हैं। आपकी जो अल्टी साइड होती है, ऑपोजिट साइड होती है, ये होती है डल, इस पे वैक्स नहीं होती। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टोमेटा क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा होता है। तो आपने जो एक्सपेरिमेंट करना है वो आपने लोअर एपिडर्मिस से करना है, नीचे वाली से करना है, और इसी को टीयर ऑफ करके आपने स्टोमेटा निकाल के उसमें ऑब्जर्व करना है। पहले आपने पत्ते को बीच में से टीयर ऑफ करना है, और इस तरह टीयर ऑफ करना है कि आपके पास एक क्लियर मेम्ब्रेन आए, पतली सी झिल्ली आ जाए, ताकि आप उसको अलग करके स्लाइड पे ट्रांसफर कर सके। 45 एंगल से करोगे, एक एंगल पे रख के उसको काटना, बीच में से टीयर ऑफ करोगे तो वो नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में आपने उसको टीयर करना है और उसको अलग कर लेना है, ठीक है। ये आपने अलग किया। साइड पे ये जो है ना, ये मेम्ब्रेन आपने अलग करनी है, ये व्हाइटिश, जिसमें आपके स्टोमेटा नजर आएंगे। ये आपने ब्लेड की मदद से काटा और उसके बाद आपने इसको स्लाइड पे ट्रांसफर कर लिया, ठीक है। इसको स्लाइड पे ट्रांसफर कर लिए, पहले वाटर ऐड करें, और वाटर ऐड करने के बाद वाटर रिमूव कर लें टिश्यू या ब्लॉटिंग पेपर की मदद से। फिर उसमें सेफ्रोनिन, क्रिस्टा वॉलेट या मेथिलीन ब्लू में से कोई सी भी डाई ऐड कर लो। कलर हो जाएंगे सेल, 1-2 मिनट दो, वो कलर हो जाए। कलर होने के बाद आपने उसमें वाटर ऐड करो कि ताकि उसमें से एक्सेस डाई निकल जाए। जब एक्सेस डाई निकल जाएगा, उसी स्लाइड को अपने माइक्रोस्कोप में रखा और उसको ऑब्जर्व कर लिया। और पहले उसने वाटर में ऐड किया। ये वॉच ग्लास होता है, ये जो सर्कुलर चीज है ना, ये वॉच ग्लास है। वॉच ग्लास के अंदर एक में पानी लिया हुआ है, एक में डाई लिया हुआ है, देन दोबारा उसने वाटर लिया हुआ है। पहले उसने वाटर में ऐड किया, फिर उसने सेफ्रोनिन में ऐड किया ताकि सेल कलर हो जाए, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उसने 1-2 मिनट रखने के बाद इसको ब्रश की मदद से नेक्स्ट स्लाइड में ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पे वॉच ग्लास में क्या होगा कि अगर कोई सेल एक्स्ट्रा डाई हो रहा है, ये डाई जरूरत से ज्यादा है, तो वो अच्छे से रिमूव हो जाएगी। आपके पास सिर्फ एक बहुत अच्छा कलर्ड सेल आएगा, एक्स्ट्रा कलर नहीं आएगा। अब आपने उसको स्लाइड पे दोबारा से पानी ऐड करो और उसके ऊपर अपना मेम्ब्रेन ऐड करके, यानी जो आपने चीज डाई की है वो ट्रांसफर करो, ठीक है। और उसके बाद आपने उसको नीडल की मदद से उसमें जो वैलप्स आ जाएंगे या उसमें फोल्ड्स आ जाएंगे, वो आपने स्ट्रेटन आउट कर लेने, सीधे कर लेने, मेम्ब्रेन बिल्कुल प्लेन कर लेनी है, ठीक है। और उसको अपने ऑब्जर्व करना है। इस तरह के आपके गार्ड सेल, ये जो बीच में नजर आ रहे हैं ना, ये गार्ड सेल है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में 3D स्ट्रक्चर नजर आता है, और आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये आपको सिर्फ अपर वाली सरफेस नजर आएगी, जिसमें आपके पास स्टोमेटा होगा, वो इस तरह का दिखेगा। इसमें से कुछ क्लोज होंगे, कुछ ओपन होंगे, डिपेंड करेगा कि आपने जिस पौधे से पत्ता उतारा है उसमें ट्रांसपायरेशन पुल कितना अच्छा था या उसमें फोटोसिंथेसिस कितनी अच्छी हो रही थी। दिन में करोगे तो स्टोमेटा बहुत ज्यादा ओपन होंगे। रात वाला पत्ता, अगर रात के टाइम पे आपने उसको उतारा है और उस वक्त ऑब्जर्व किया, तो उस वक्त स्टोमेटा ज्यादा बंद होंगे और कम खुले हुए होंगे। यही चीज आपने नोट करनी है कि स्टोमेटा का स्ट्रक्चर क्या था, कितने उसमें ओपन थे, कितने उसमें क्लोज थे, और यही कंक्लूजन आपने इसमें लिखनी है। अनियन एपिडर्मिस का आपने क्या किया, प्याज 4 हिस्से कर लिए, और आपने इसमें से किसी का भी एक हिस्सा निकाले, चाहे वो फ्रंट वाला हो चाहे बैक वाला हो, ठीक है। ये आपने हिस्सा अलग कर लिया। इधर देखो, ये एक लेयर ली, और अब आपने इसके ऊपर से साइड से चीज करना है। चीज करने का मतलब थोड़ी सी छिड़कानी करनी है कि ये अलग अलग होना शुरू हो जाए। ये देखो, ये निकल रही है, ये देखो, ये आपने अलग की, वो वाली ज्यादा अच्छी है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है बेटा। इसको वॉच ग्लास में से पानी इसमें डालो, और अब हम इसको सीधा कर लेंगे। जहाँ इसको आपने क्या किया, थोड़ा सा क्लियर आउट किया, ठीक है। अब आपने इसको क्या करना है, नेक्स्ट वाले डाई में ऐड करना है। कैमरा से पॉज करेंगे, ये आपने इसमें ऐड कर लिया, ठीक है। अब आपने
इसको ट्वीजर की मदद से पिक करना है, सिंपल, और इसको इसमें ऐड कर देना, ठीक है। ये खाने भी रहेगी। इसको स्ट्रेट डाउन करना बेटा, इसमें फोल्ड नहीं आना चाहिए। उसके बाद आपने जब इसको 1-2 मिनट दे दिए कि हाँ ये ठीक हो जाए, इसका कलर हो जाए, फिर आपने इसको बड़े आराम से खाना है, तो इसको नेक्स्ट पानी वाले में, ताकि एक्सेस डाई जो है वो सारा रिमूव हो जाए। एक्सेस डाई जो मतलब फालतू सा तो नहीं हाँ, लगाना। जो रंग नहीं चढ़ पाया, जो रंग नहीं चढ़ पाया किसी चीज़ में, सारा नहीं उतरता ना, सेल कलर हो जाता है। जो चीज़ एक मरतबा उस पर चढ़ जाए फिर वो नहीं करता। चलो जी साइड पकड़ो ज़रा, और स्लाइड को साइड से पकड़ना है, बीच में से नहीं पकड़ना आपने, ठीक है। अब आपने इसमें मेन में जब एक्सेस डाई हट जाए तो आपने इसको उठाया, इसको ऐसे ट्रांसफ़र किया, कवर स्लिप लिख लो, ये आपका कवर स्लिप, ठीक है। ओपन कर दो, चलें रखो नीचे। अब ये आपने कवर स्लिप दे दूँगे, ये आपने कवर स्लिप, इस कवर स्लिप को आपने 45 के एंगल पे रखना होता है, टेढ़ा करके रखना होता है, ठीक है। और आपने इसको बड़े आराम से नीचे की तरफ छोड़ देना है। और इसमें एयर बबल नहीं है, नज़र आ रहा है कोई? नहीं आ रहा ना, तो आप 45 के एंगल पे करेंगे तो उसमें एयर बबल ट्रैप नहीं होता। अब आपने इसको अपने माइक्रोस्कोप के अंदर एडजस्ट कर लेना है। पहले आपने क्लिप साइड पे करने हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर स्लाइड रखिए, क्लिप्स दोबारा लगाए, ठीक है। और अब आपने आई पीस के थ्रू नजर करना, लेकिन इस फाइन एडजस्टमेंट को एडजस्ट करते हुए, जहाँ स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी वहाँ पे, और साथ में आपने नीचे मिरर हिलाना ताकि लाइट आपकी सही आ जाए। एक आंख बंद करके देखो, आगे आगे ना, नेक्स्ट आ जाओ, आ रहा है? चलो अगला वाला बिल्कुल आ रहा है ना, आ जाओ। मैंने इसका फट गया।